हेलो बच्चों, हम लोग थर्ड वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये देख लेते हैं कि फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने जो बात की थी वो रेट ऑफ रिएक्शन पर की थी और सेकंड वीडियो में हम लोगों ने मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को देखा था। अब हम लोग थर्ड वीडियो स्टार्ट करते हैं और थर्ड वीडियो में हम लोग जो पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होती है, दूसरा हम लोगों का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तीसरी बात जो हम लोग करेंगे वो करेंगे डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और चौथा पॉइंट जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे वाई 4, 5, 6 ऑर्डर रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हम लोगों के कोर्स में जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन है। तो सबसे पहले देखते हैं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। Let R changes into product is a zero order reaction। तो इसका इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो हमने मान लिया R0 है। इनिशियल कंसंट्रेशन का मतलब एट टाइम t, जब बिल्कुल रिएक्शन स्टार्ट होगा, टाइम t इक्वल टू 0, तो वो कंसंट्रेशन हमने मान लिया R0 है। और जब बिल्कुल रिएक्शन स्टार्ट होगा उस समय प्रोडक्ट बनेगा नहीं, तो जब प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विल बी 0। फिर हमने टी टाइम पर रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन देखा, तो कंसंट्रेशन एट टाइम टी इज R। तो अगर इसकी वैल्यू हम ये मान लें कि A है और इसकी वैल्यू हो गई A माइनस एक्स, तो जो A माइनस एक्स है ये रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स होगा। इसका मतलब है एक्स अमाउंट इसका कम हो गया और जो अमाउंट कम हुआ वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो द रेट विल बी इक्वल टू माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स अपॉन डी टी। अगर टी टाइम पर रेट देखेंगे तो रेट हो जाएगा माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन डी टी, एंड इट विल बी प्रोपोर्शनल टू द रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू पावर 0 बिकॉज इट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और it can be written as dr upon dt is equal to k into r raised to power 0। और किसी भी नंबर पर अगर पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये इक्वल हो जाएगा k के। और वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो माइनस डी कंसंट्रेशन r will be equal to k dt और d concentration r is equal to minus k dt। This is equation number 1। On integrating one we get, हम लोग इक्वेशन 1 को इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी आर विल बी इक्वल टू माइनस के इंटीग्रेशन डी टी। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा कंसंट्रेशन आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। सी जो है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। अब c की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
initially when t equal to 0 the value of r will be equal to r नॉट। जब बिल्कुल रिएक्शन स्टार्ट होगा उस समय जो रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन है वो r नॉट है। सो हमको क्या मिल जाएगा, r की जगह पर तो हो जाएगा r नॉट विल बी इक्वल टू माइनस के टी की जगह हो जाएगा 0 बिकॉज t इज इक्वल टू 0। सो दिस टर्म will become to 0 plus c. This implies that c is equal to r naught. This is equation number 3. From equation 3 and 2 हमको क्या मिलेगा जरा देखते हैं। c जो है वो r naught के इक्वल है, तो हमको इक्वेशन मिल जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ R इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट। कंसंट्रेशन ऑफ R इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस कंसंट्रेशन आर नॉट। दिस इंप्लाइज दैट के टी विल बी इक्वल टू आर नॉट माइनस आर। This implies that the value of K will be equal to R naught minus R upon T। इसमें जो R naught minus R है, R naught का मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन और माइनस R का मतलब कंसंट्रेशन एट टाइम T। तो इन दोनों का जो सब्सट्रैक्शन होगा दैट विल बी इक्वल टू amount of product upon T, since the value of R naught minus concentration R will be equal to A minus X, which is equal to X. This is integrated rate equation for zero order reaction, equation 4। अब हम लोग कुछ पॉइंट और देखेंगे। उसमें सबसे पहले है फर्स्ट पॉइंट इज यूनिट ऑफ के। यूनिट ऑफ के विल बी इक्वल टू एक्स अपॉन टी है, के इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी, और एक्स जो है वो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कंसंट्रेशन जो प्रोडक्ट में चेंज हो गया। तो एक्स की यूनिट अपॉन टाइम की यूनिट, तो यूनिट ऑफ के विल बी इक्वल टू यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन अपॉन यूनिट ऑफ टाइम, विच विल बी इक्वल टू मोल पर लीटर एंड यूनिट ऑफ टाइम विल बी सेकेंड। सो ओवरऑल यूनिट ऑफ rate constant K for zero order reaction will be mole per liter per second. Second point is half life period. Half life period is represented by T half. तो हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, वो टाइम जिसमें रिएक्टेंट्स की इनिशियल अमाउंट की हाफ अमाउंट कंज्यूम हो जाए। द टाइम रिक्वायर्ड टू कंज्यूम हाफ ऑफ इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स इज नोन एज हाफ लाइफ पीरियड। व्हेन T is equal to T half, X will be equal to A upon 2. So from इक्वेशन, इस इक्वेशन को 5 किए दे रहा हूं और इसको 4 किए दे रहा हूं। सो फ्रॉम इक्वेशन 5 क्या मिलेगा हमको, K विल बी इक्वल टू x अपॉन टी, A अपॉन 2 अपॉन T विल बी
T half. This implies that the value of T half will be equal to A upon 2K, or this is equation number 6, or it can also be seen that T half is proportional to A. So in case of zero order reaction, half life period is proportional to the initial concentration of reactants. The third point is to be noted is ग्राफ. सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स वर्सेस टाइम ग्राफ. अब हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन और ऑफ रिएक्टेंट्स और टाइम में ग्राफ देखेंगे. तो कंसंट्रेशन और टाइम एक्सिस डिसाइड कर देते हैं. जो इक्वेशन 4 है ये एक लाइन का इक्वेशन है, और जो लाइन का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. इसमें m स्लोप होता है और c जो है वो इंटरसेप्ट होता है. जब इस लाइन को ड्रॉ किया जाता है तो ये इंटरसेप्ट c के इक्वल हो जाता है, और जो स्लोप होता है इसका वो m के इक्वल होता है. m इज इक्वल टू स्लोप विच इज इक्वल टू tan थीटा. तो इस तरीके से जो ग्रेडियंट या स्लोप होता है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं. तो अगर हम इक्वेशन 4 के बेसिस पे ग्राफ प्लॉट करेंगे, इसमें एक एक्सिस पे हमने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को रखा और दूसरी एक्सिस पे टाइम को रखा. तो हमको जो लाइन मिलेगी वो इस तरीके से होगी. इस लाइन का जो रिएक्टेंट एक्सिस, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एक्सिस पर इंटरसेप्ट होगा वो इनिशियल कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा, और इसका जो स्लोप होगा वो रिप्रेजेंट करेगा माइनस के को, माइनस के. अब सेकेंड पॉइंट पे हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे रेट वर्सेस टाइम ग्राफ. एक एक्सिस पे हम लोग रेट रखेंगे और एक एक्सिस पे टाइम रखेंगे. When rate versus time graph is plotted, it will be a line parallel to the time axis, because rate of zero order reaction does not depend on the concentration of reactants, so its value will be constant, and a parallel line to the time axis is obtained. Now we come at second integrated rate equation, which is for first order reaction. Let R changes into products is a first order reaction. Initial concentration
मीन टू से कंसंट्रेशन एट टाइम t इक्वल टू 0 is R naught and its value is A. Since product is not formed in starting, so the concentration of product will be 0. As time passes, reactant changes into product, and concentration of reactant at time t is R. Let its value is A minus X. This implies that the X amount of reactant is reduced, which will change into product, and thus the concentration of product will be X. जब बिल्कुल रिएक्शन स्टार्ट हुआ था उस समय हमने कंसंट्रेशन A ले लिया, और T टाइम के बाद हमने ये माना कि जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो A माइनस एक्स है। इसका मतलब ये हुआ कि X अमाउंट इसकी कम हो गई तो इसकी X अमाउंट बन जाएगी, जितना ये कम होगा उतना ही ये बनेगा। नाउ रेट माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ R अपॉन dt will be proportional to the remaining amount of concentration, mean to say R, or minus dr upon dt will be equal to K into concentration of R, or on separating variables we get dr upon R is equal to minus K dt. This is equation number 1. On integrating one we get integration dr upon R will be equal to minus K integration of dt. On solving we get ln R is equal to minus kt plus C. This is equation number 2. To find the value of integration constant C, we use the condition initially when t equal to 0, the value of concentration of reactants will be R naught. So ln R naught is equal to C, because this term will be 0 as t is equal to 0. This is equation number 3. From 3 and 2. ln R will be equal to minus kt plus ln R naught. This implies that the value of kt will be equal to ln initial concentration of reactants minus ln
remaining concentration of reactants at time t. This implies that Kt will be equal to ln R naught upon R, since ln A upon B will be equal to ln A minus ln B. So the value of K will be equal to 1 upon T ln R naught upon R. तो इस तरीके से हमें ये मिल जाएगा K इज इक्वल टू 1 अपॉन टी ln R नॉट अपॉन R, और K विल बी इक्वल टू ln को अगर कॉमन लॉग में बदल देंगे, नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में जब कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग R naught upon R. On putting the values of R naught and R, we get the value of R naught is A and value of R is A minus X. So this equation will be equal to 2.303 upon T log A upon A minus X. This is integrated rate equation for first order reaction. This equation is equation number 4 and this will be 5. Now we will see some points which are notable, among which first is unit of K. सबसे पहले हम यूनिट ऑफ K को देखेंगे कि यूनिट क्या होगी. यूनिट ऑफ K विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो 1 अपॉन यूनिट ऑफ टाइम. दैट इज जनरली सेकेंड इनवर्स. अगर मिनट में लिखा होगा तो मिनट इनवर्स हो जाएगा, अगर आवर में लिखा होगा तो आवर इनवर्स हो जाएगा. सेकेंड पॉइंट इज हाफ लाइफ पीरियड, टी हाफ. द टाइम रिक्वायर्ड टू कंज्यूम हाफ ऑफ इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स इज नोन एज half life period. So when T is equal to T half, X will be equal to A upon 2. This implies that the value of K will be equal to 2.303 upon T half log A upon A minus X. A और A माइनस एक्स की अगर वैल्यू देखेंगे तो x इज इक्वल टू है A अपॉन 2, सो दिस विल बी इक्वल टू A अपॉन 2, विच इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T हाफ log 2. The value of log 2 is 0.3010, or the multiplication of these two quantities will be 0.6932 upon T half. This implies T half is equal to 0.6932 upon K. This is equation number 6. And third point to be noted is
And third point which we have to note is graph. If we plot a graph log a upon a minus x or log initial concentration of reactants R naught upon remaining concentration of reactants R versus time, then it will be a straight line and the slope of this line will be equal to 2.303 upon k. इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो इससे t की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो t विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन k log R नॉट अपॉन R होगा। तो ये जो एक इक्वेशन मिला ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की तरह है और इसमें c की वैल्यू जो है वो 0 है क्योंकि इसमें कोई टर्म ऐसा नहीं, और m की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 2.303 अपॉन k। तो जो स्लोप होगा वो हो जाएगा 2.303 अपॉन k। तो ये रहा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब हम लोग इस वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, सेकेंड टॉपिक पे, और वो है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगर किसी भी रिएक्शन की ऑर्डर निकालनी है तो उस इक्वेशन को देख करके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमिन नहीं किया जा सकता। तो ऑर्डर डिटरमिन करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करेंगे और प्रैक्टिकल से इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी वैल्यू क्या होगी ये मेजर करेंगे। अगर रिएक्टेंट्स की रिमेनिंग अमाउंट को पहचानना आसान होता है तो हम रिएक्टेंट्स की रिमेनिंग अमाउंट को निकालेंगे, और अगर प्रोडक्ट को पहचानना आसान होता है तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड डिटरमिन करेंगे। कहने का मतलब रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स अगर निकाल रहे हैं तो हमको a माइनस एक्स पता लग जाएगा, और अगर हम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को निकाल रहे हैं तो x पता लग जाएगा। फिर हम क्या करते हैं कि कुछ मेथड्स हैं उनको अप्लाई करेंगे और उस बेसिस पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमिन करेंगे। तो उसमें जो पहला मेथड है वो कहलाता है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड, और इट इज आल्सो नोन एज ट्रायल एंड एरर मेथड। इस मेथड में क्या किया जाता है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस का यूज किया जाता है। द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस फॉर डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शंस आर for zero order reaction k is equal to x upon t, for first order reaction k is equal to
2.303 अपॉन टी log a अपॉन a minus x. For second order reaction, rate constant k is equal to 1 upon t into x upon a into a minus x. For third order reaction, the integrated rate equation is k is equal to 1 upon 2t into x into 2a minus x upon a square into a minus x square. तो हम क्या करेंगे प्रैक्टिकल से a माइनस एक्स या x, अगर ये दो वैल्यूज़ हमें पता है तो इससे भी x निकल आएगा, और अगर ये पता है ये डिटरमिन नहीं किया, मतलब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन निकालना अगर आसान है तो हम x को डिटरमिन कर लेंगे और फिर a माइनस एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। a हम लोगों को पता ही होगा, x भी पता लग गया, तो a माइनस एक्स मीन टू से रिमेनिंग अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स कैन बी कैलकुलेटेड। हम क्या करेंगे कि जो ये डेटा मिला है प्रैक्टिकल से, उसको सबसे पहले जो रेट इक्वेशन फॉर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इसमें रख करके देखेंगे, और अगर k की वैल्यू कांस्टेंट मिल रही है तो इसका मतलब है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। अगर k की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है तो फिर इसमें रख करके देखेंगे, अगर कांस्टेंट मिल रही है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर नहीं मिल रही है तो फिर इस वाले को यूज़ करेंगे। अगर इस इक्वेशन से k की वैल्यू कांस्टेंट मिल रही तो इसका मतलब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा, और अगर नहीं मिल रही तो इस वाले इक्वेशन में वैल्यूज़ पुटअप करेंगे और देखेंगे कि k की वैल्यू अगर कांस्टेंट है तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगी। इसमें हम क्या करते हैं, पहले ट्राई करते हैं वैल्यू निकालने के लिए, अगर कांस्टेंट नहीं मिलती तो नेक्स्ट इक्वेशन में जाते हैं, तो इसलिए इसे ट्रायल एंड एरर मेथड कहते हैं। एंड फाइनली द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इन अकॉर्डेंस विद दैट इक्वेशन विच गिव्स कांस्टेंट वैल्यू ऑफ k। सेकेंड मेथड जो है वो है ग्राफिकल मेथड। इस मेथड में हम रिएक्शन के लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। अगर रेट वर्सेस टाइम ग्राफ एक पैरेलल लाइन मिले विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एक्सिस, तो जो रिएक्शन होगा वो ज़ीरो ऑर्डर होगा। अगर log a अपॉन a माइनस एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ एक लाइन मिले जो ऑरिजिन से पास होती हो, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। अगर वन अपॉन a माइनस एक्स वर्सेस टी टाइम ग्राफ खींचने पर ऑरिजिन से पास होती हुई स्ट्रेट लाइन मिले, तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। और अगर 1 अपॉन a माइनस एक्स स्क्वायर वर्सेस टाइम ग्राफ खींचने पर एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगा।
तो इस तरीके से इसमें हम क्या करते हैं कि ग्राफ प्लॉट करते हैं, और अगर रेट वर्सेस टाइम पैरेलल लाइन मिलती है विद रेस्पेक्ट टू टाइम एक्सिस, देन इट विल बी जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एंड इफ log a upon a minus x versus time graph is a straight line passing through the origin, then it will be first order reaction. If 1 upon a minus x versus time graph is a straight line passing through the origin, then it will be second order reaction. And if 1 upon a minus x square versus time graph is a straight line passing through the origin, then it will be third order reaction. तो ये दो मेथड रहे। अब जो तीसरा मेथड है उसको कहते हैं हाफ लाइफ पीरियड मेथड। थर्ड पॉइंट इज हाफ लाइफ period method. It is observed that the half-life period is inversely proportional to the n minus 1th power of initial concentration, or it can also be written as T half is equal to lambda upon a raised to power n minus 1. A is initial concentration of reactants. Let this is equation number 1. तो ये हमें एक इक्वेशन मिल गया, इसमें A जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम क्या करेंगे कि दो प्रैक्टिकल करेंगे। अब हम दो प्रैक्टिकल करेंगे जिसमें एक में इनिशियल कंसंट्रेशन A1 होगा और दूसरे में रिएक्टेंट्स का इनिशियल कंसंट्रेशन A2 होगा। फिर हम हाफ लाइफ पीरियड T12 और T12 मेजर करेंगे। इफ फॉर टू डिफरेंट इनिशियल concentrations A1 and A2, the half-life periods are T12 and T12. Then the value of T12 will be equal to lambda upon A1 raised to power n minus 1. This is equation number 2. And the value of T12 will be equal to lambda upon A2 raised to power n minus 1. This is equation number 3. From 3 upon 2, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगा T12 अपॉन T12 इज इक्वल टू, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा और ये जो वैल्यू आएगी लैम्डा अपॉन A2 रेज़्ड टू पावर n माइनस 1 अपॉन लैम्डा अपॉन A1 रेज़्ड टू पावर n माइनस 1। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया और हमको मिल जाएगा A1 रेज़्ड टू पावर n माइनस 1 अपॉन A2 रेज़्ड टू पावर n माइनस 1, और it can also be written as A1 upon A2 raised to power n minus 1. On taking log, the equation will be log T half 2 minus log T half 2 minus log T half 1, log
T12 और इस साइड का RHS का निकालेंगे तो n-1 पहले आ जाएगा, मीन टू से n-1 इंटू log A1 upon A2 which can be written as A1 minus log A2. This implies that the value of n-1 will be equal to log T12 minus log T12 upon log A1 minus log A2. So the value of n will be equal to 1 plus log T12 minus log T12 upon log A1 minus log A2. Thus we can calculate the order of reaction by determining the half-life period for different initial concentrations A1 and A2 and using this equation. The fourth method is differentiation method. We know that the rate of reaction minus dC upon dt is proportional to nth power of concentration. This implies that minus dC upon dt is equal to k into c raised to power n. This is equation number 1. For two different initial concentrations C1 and C2, हम क्या करेंगे, दो डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन लेकर के रिएक्शन स्टार्ट करेंगे और फिर रेट को डिटरमिन करेंगे. तो जो रेट होगा dC1 अपॉन dt, जो C1 कंसंट्रेशन है उसके लिए जो रेट निकलेगा वो हो जाएगा माइनस dC1 अपॉन dt, दैट विल बी इक्वल टू k इंटू C1 रेज़ टू पावर n. एंड व्हेन कंसंट्रेशन इज C2, then the rate minus dC2 upon dt will be equal to k into C2 raised to power n. This is equation number 3. From 3 upon 2 we get minus dC2 upon dt upon minus dC1 upon dt will be equal to C2 raised to power n upon C1 raised to power n, which can also be written as C2 upon C1 raised to power n. So log minus dC2 upon dt minus log minus dC1 upon dt will be equal to n log C2 minus log C1. So the value of n will be equal to log minus dC2 upon dt minus log
माइनस डी सी वन अपॉन डी टी अपॉन लॉग C2 माइनस log C1. Thus, in this method, we determine the rate of reaction by taking different initial concentrations C1 and C2, and then we use this equation for to calculate the value of order n. Next method is Ostwald's dilution method. In this method we use the concept of pseudo order reaction. Fifth method is Ostwald's dilution method. इस मेथड में क्या किया जाता है कि स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन के कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि एक रिएक्टेंट को छोड़कर जो अदर रिएक्टेंट्स हैं उनका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा लेते हैं, और जिस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता है उसे आइसोलेटेड रिएक्टेंट कहते हैं। आइसोलेटेड रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में ऑर्डर डिटरमिन करते हैं और उसे रिलेटिव ऑर्डर कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके सभी जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे सभी के रेस्पेक्ट में रिलेटिव ऑर्डर निकाल लेंगे, और जो नेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो रिलेटिव ऑर्डर्स का सम होगा। तो इसमें क्या करते हैं कि एक्सेप्ट वन रिएक्टेंट अदर रिएक्टेंट्स आर टेकन इन एक्सेस। Let the reaction is A plus B plus C changes into products. When B and C are taken in excess, then change in concentration of B and C will be negligible and cannot be determined by practical. So only change in concentration with respect to reactant A can be determined. This reactant A is known as isolated reactant, and the order which we can determine by any method is known as relative order. So when A is isolated reactant, then if the relative order with respect to A is Na. After that we determine the relative order with respect to B by taking A and C in excess and let the value is Nb. Similarly, we determine the relative order with respect to reactant C, let it is Nc by taking A and B in excess. So overall reaction will be sum of relative orders of each reactants, that is Na plus Nb plus Nc. This was about determination of order of reaction. अब आगे हम लोग इस वीडियो के थर्ड टॉपिक पे बात करेंगे। तो थर्ड टॉपिक जो है वो है डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। डिफरेंस between molecularity and
and order. Molecularity and order, दोनों में फर्स्ट डिफरेंस जो है वो ये है कि द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स in balanced chemical equation is known as molecularity, while the number of those reactant molecules whose concentration change affect the rate of reaction is known as order of reaction. सेकेंड पॉइंट जो है, दोनों में क्या डिफरेंस है, मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर में क्या डिफरेंस है, उसमें पहला पॉइंट जो है वो ये है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की जो नंबर होगी उसी को कहा जाता है मॉलिक्युलरिटी. मॉलिक्युलरिटी इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और उन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का नंबर जिनका कंसंट्रेशन चेंज रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है वो कहलाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. नंबर ऑफ दोज रिएक्टेंट्स हुज कंसंट्रेशन चेंज अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. सेकेंड पॉइंट देखते हैं. सेकेंड पॉइंट जो है वो ये है कि द value of molecularity is always an integer, while the value of order may be fractional. integer होती है इसकी वैल्यू और इसकी फ्रैक्शनल पॉसिबल है. थर्ड पॉइंट देखते हैं. इट कैन नेवर बी जीरो, it may be zero. फोर्थ पॉइंट देखते हैं. it gives the number of reactant molecules that collide simultaneously in a act to proceed the reaction. मतलब एक साथ जितने मॉलिक्यूल्स टकराते हैं उनकी जो संख्या होगी वो होगी मोलिकुलरिटी. ऑर्डर एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है जिसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन पर किस तरीके से डिपेंड करता है ये पता लगता है. इट इज प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट एंड एक्सप्लेन्स द डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. इट गिव्स नो इंफॉर्मेशन अबाउट मैकेनिज्म. मॉलिक्युलरिटी से मैकेनिज्म के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती. एंड इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर द मैकेनिज्म, और जो ऑर्डर होती है उससे मैकेनिज्म के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है. तो ये तो रहा डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. अब हम लोग लास्ट पॉइंट पे आते हैं इस वीडियो के, और लास्ट पॉइंट जो है वो है 4, 5, 6 order reactions are not possible. तो जो कोलिजन थ्योरी है वो ये बताती है कि जो रिएक्टेंट है वो डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते. पहले वे आपस में कोलिजन करते हैं. जब कोलिजन होता है तो किसी एक मॉलिक्यूल की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, उसे एक्टिव मॉलिक्यूल कहते हैं, और जिसकी डिक्रीज हो जाती है उसे इनएक्टिव मॉलिक्यूल कहते हैं. जब से भी टाइप्स के रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं और वो सब एक्टिव हो जाएं, फिर वो एक साथ कोलिजन करते हैं और कोलिजन करके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है. अगर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनने के पहले एक्टिव मॉलिक्यूल से कोई इनएक्टिव मॉलिक्यूल टकरा जाता है तो वो भी इनएक्टिव हो जाता है, और इस सिचुएशन में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा. तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तभी बनता है जब एक साथ सभी प्रकार के जितने भी टाइप्स हैं रिएक्टेंट्स के वो सभी के एक्टिव मॉलिक्यूल्स एक साथ कोलिजन करें, और 4, 5, 6 एक्टिव मॉलिक्यूल्स के एक साथ कोलिजन करने के जो चांसेस होंगे वो बहुत कम होंगे या
निग्लिजिबल होंगे। पॉसिबल ही नहीं होगा कि एक साथ इतना टकरा जाए, क्योंकि कोई ना कोई बीच में आकर के उससे जरूर टकरा जाएगा और एक्टिव मॉलिक्यूल इनएक्टिव हो जाएगा। तो ओवरऑल जो बात है वो ये है कि 4, 5, 6 एक्टिव मॉलिक्यूल्स का एक साथ टकराना पॉसिबल नहीं है, इसलिए 4, 5, 6 ऑर्डर रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ये वीडियो यहीं फिनिश होता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी एंड कॉलिजन थ्योरी पर बात करेंगे। टिल देन वर्क हार्ड।